जय हिंद। इस वीडियो में हम समझेंगे कि नेपाल ने अपना कौन सा कदम चला है और क्या सच में ईरान ने अपना परमाणु परीक्षण कर दिया और इजराइल ने चाइनीज एयर डिफेंस से बचने के लिए और चाइनीज जहाज़ों को मार के गिराने के लिए कौन से मिसाइल की सप्लाई किया है और चाइना ने कहां एक नया सैन्य अड्डा लिया जिससे एक नया घमासान चालू हो गया जिसमें खुद चाइना फंस गया है। देखिए, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली पूरी तरह चाइना के इशारों पे चल रहे हैं। चाइना में ना दो तो कम्युनिस्ट पार्टियां थी जो एक हो गई, एक केपी शर्मा ओली के पास थी और एक आपका पुष्प कमल दहाल साहब के पास थी। तो इनको कहा जाता था केपी ओली की सरकार, इन्हें कहते थे प्रचंड की सरकार। इन दोनों ने गठबंधन किया और कहा कि भाई आधे समय आप शासन कीजिएगा, बाकी समय हम अपना पावर का मतलब बंटवारा करेंगे। लेकिन अभी केपी शर्मा ओली चाहते हैं कि नहीं, हम ही रहें। तो इसके लिए इनके बीच पार्टी में ही मतभेद हो गया है, तो जिस वजह से इनकी सरकार जाना लगभग तय माना जा रहा है। तो इन्होंने क्या किया है, एक नया चाल किया है। इन्होंने अपने मीडिया से कहा है कि भारत हमको चाहता है कि हमारी सरकार गिर जाए, इसलिए नेपाल के लोग हमारी सरकार का समर्थन करें। हालांकि आप प्रचंड को भी नहीं कह सकते हैं कि ये भारत के फेवर में है, लेकिन इतना तो नहीं कह सकते कि ये भारत के विरोध में है। ये तो हमको एकदम खुल के विरोध में है। इन्होंने क्या किया है, जो नेपाल का एरिया बिहार से लगता है, वहां का जो जंगल वाला एरिया, उस पर ये लोग अपना अब दावा ठोक दिया कि भैया ये जंगल भी मेरा ही है। हालांकि वो बहुत बड़ा एरिया नहीं है, 500 मीटर का एरिया है, लेकिन बात एरिया की नहीं है। बात ये देखिए कि जिस तरह से भारत को एक जवाहरलाल नेहरू मिले थे, उसी तरह नेपाल को मिल गए उनका दूसरा रूप। उन्होंने क्या किया, नेपाली आर्मी को लगा दिया बॉर्डर के पास। हर 500 मीटर पे आपको नेपाल के चेक पोस्ट अब देखने को मिलेंगे। मतलब इस तरह से वो माहौल बनाना चाह रहे हैं, राष्ट्रवाद के नाम पर अपनी पार्टी को बचाना चाह रहे हैं। इंडिया गवर्नमेंट को इस पर बहुत ही कड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देखिए इंडिया गवर्नमेंट को पब्लिक टू पब्लिक जो एक सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं उसको बचा के रखना है। एक व्यक्ति के लिए आप नेपाल के जनता से और भारत की 130 करोड़ जनता के संबंधों को नहीं तोड़ सकते। ये तो चाइना चाहता ही है। तो गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा स्लाइटली वेट करना चाहिए, क्योंकि ये इनकी सरकार ज्यादा दिन रहेगी नहीं। नेपाल में भी शिक्षित वर्ग के लोग इनके चीजों को समझते हैं। देखिए, अभी ईरान में एक गैस प्लांट में बहुत बड़ा धमाका हो गया, तो मीडिया ने इस तरह से कहने लगा कि पहले ही हसन रूहानी कह दिए थे जब इनके कमांडर मारे गए थे सेना के, तो अमेरिकी ड्रोन हमले में, कि हम अपना परमाणु कार्यक्रम को तेज करेंगे। तो मीडिया का कहना था कि ईरान ने अपना परमाणु परीक्षण कर दिया, लेकिन ये खबर गलत है, क्योंकि जहां कहीं परमाणु परीक्षण होते हैं तो वहां उसका सबसे बड़ा एविडेंस जो होता है वो भूकंप का आ जाना। भूकंप के जोर से झटके महसूस किए जाते हैं, तो यहाँ कोई भूकंप के झटके नहीं थे, इसलिए नहीं कह सकते कि परमाणु परीक्षण किया था। ईरान का कहना है कि भैया ये गैस प्लांट में एक तो क्या हुआ था, विस्फोट कर गया था। हसन रूहानी ने अभी स्टेटमेंट दिया कि ये इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में अपना सैन्य अड्डा बनाएंगे। अब ये हिंद महासागर में सैन्य अड्डा कहां बनाएंगे, इस पर अभी कोई क्लियरेंस नहीं है। भारत का ईरान के साथ काफी अच्छा संबंध है, क्योंकि हमको जो सेंट्रल एशिया में पहुंचने का रास्ता है वो यहां से हम लोग पाकिस्तान की ओर से नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने पीओके के रास्ते को ब्लॉक कर दिया, तो हम यहां से नहीं जा सकते हैं। तो हम यहाँ ईरान के रास्ते इस एरिया में पहुंच सकते हैं। ईरान ने भारत की मदद से अपना चारबाहर बंदरगाह को विकसित किया है, तो अतः हमारा ईरान से काफी अच्छा संबंध है। पाकिस्तान ने यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में भारतीय मूल के 3 लोगों को पर यह आरोप लगाया कि वो अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में टेरर अटैक कर रहे हैं। देखिए, इसको दुनिया में ये टेररिस्ट का फैक्ट्री है और भारत पर आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को अमेरिका ने पूरी तरह से टर्मिनेट कर दिया और कहा है कि अगर आप इन 3 लोगों पर, अगर आप चाहते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कुछ एक्शन ले, तो आपको पूरे तरह से नए सबूत को प्रस्तुत करना पड़ेगा, और पाकिस्तान के पास ऐसे कोई भी सबूत नहीं है। अब बताइए, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज करने, बताइए ये दुनिया को इन्होंने एक टेररिस्ट का ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है और भारत पे आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग टेररिस्ट हैं। चाइना ने लद्दाख के एरिया में अपना S-4 सिस्टम को डिप्लॉय कर दिया है। S-400 के आगे भारतीय जो वायुसेना है उसके एरिया में नहीं घुस सकती है। तो इस सब को देखते हुए भारत सरकार ने भी अपने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया था, लेकिन उसकी जो क्षमता थी वो महज 30 किलोमीटर थी, वो उससे ज्यादा नहीं मार सकता था। इस बीच इजरायली डिफेंस सिस्टम जो था, जो छोटे लेवल पे करता है, आयरन डोम, हम उसको पिछले वीडियो में बताए थे, लेकिन इस बार ब्राक सिस्टम के लिए बात हुई है। ब्राक सिस्टम जो है बहुत जल्दी डिप्लॉय कर दिया जाता है, इसमें बहुत ज्यादा सिस्टम नहीं है। और ब्राक के साथ जो सबसे बड़ी खासियत है कि इसका एक नेवल वर्जन भी है और एक सरफेस वर्जन भी है, और इसे कई अलग रडार के साथ भी अटैच करके इसे जोड़ा जा सकता है। इसकी विशेषता क्या है कि ये जहां पर भी इसको आप
डिप्लॉय करते हैं, ये अपने कई यूनिट के साथ आपस में एक इंटीग्रेटेड हो जाता है और एक एरिया आपको सील्ड एरिया प्रोवाइड कर देता है कि हाँ भैया इस एरिया के अंदर वो किसी भी एयर अटैक को घुसने नहीं देगा। तो भारत सरकार ऐसे बराक और आकाश जैसे मिसाइलों को डिप्लॉय करेगी, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी खुलकर बराक के बारे में कुछ नहीं किया है। हालांकि बराक मिसाइल को लेकर 2018 में ही इजराइल और भारत के बीच में समझौते हो चुके थे और कहा यह जा रहा है कि गुप्त तरीके से भारत में ये बराक 8 मिसाइलें डिप्लॉय भी की जा चुकी हैं। अब बात करते हैं भारत का जो स्ट्रेटेजिक रूप से काफी महत्वपूर्ण, लेकिन भारत गलती कहां कर रहा है, तो अंडमान के एरिया में। देखिए अंडमान निकोबार का हम हिस्ट्री आपको तो पढ़ाए भी है क्लास में कि पहले ये जापान पर अधिकार था, जापान ने सुभाष चंद्र को गिफ्ट में दिया, सुभाष चंद्र ने इसे नाम शहीद एवं स्वराज रखा। पहले अंग्रेज यहाँ सेलुलर जेल बनाए थे जहां काला पानी की सजा सुनाते थे। यहीं पर आपके सेम्पेन जनजाति है, सैडल पीक है, ये सब हम आपको क्लास में बता चुके हैं। लेकिन ये अंडमान निकोबार एरिया काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि चाइना चाहता है कि इंडियन नेवी को हिंद महासागर में ही रोक दिया जाए। तो चाइना ने हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियों को पहुंचाना चालू कर दिया है और चाइना ये यहाँ पर बांग्लादेश और थाईलैंड और खास करके श्रीलंका का हम्बनटोटा बंदरगाह को यूज भी कर सकता है। भारत सरकार को क्या करना चाहिए कि ये अंडमान निकोबार का एरिया, पहले तो जापान ने गिफ्ट में दिया था, तो जापान और इस साइड में ऑस्ट्रेलिया है और अमेरिका, इसका यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर बनाना चाहिए, एक तो ज्वाइंट बेस बनाना चाहिए। हालांकि हमारे यहाँ पर ट्राई जंक्शन है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, लेकिन ये एरिया काफी हद तक पिछड़ता जा रहा है। आपको पता होगा यहाँ से ही निकलता है आपका मलक्का स्ट्रेट और इस रास्ते से ही चीन का लगभग 70% व्यापार होता है। अतः अगर हम यहाँ अमेरिका को रख देंगे, जापान को रख देंगे, ऑस्ट्रेलिया को रख देंगे और भारत अपना खुद ही है, तो इससे जापान के मौजूदगी से, इन देशों के मौजूदगी से चाइना के ऊपर एक खासा टेंशन रहेगा और उसको ये टेंशन देना जरूरी है कि अगर जितना तुम पाकिस्तान का साथ दोगे, जितना हमारे अंदर घुस के टॉर्चर करोगे, हम तुम्हारे विद्रोहियों को यहाँ ले आके रखना चालू कर देंगे और इससे भारत को कोई खास टेंशन नहीं होगा। अब भारत सरकार यहाँ तो सबसे बड़ी गलती क्या करती है अंडमान निकोबार में, हमारे यहाँ के लोग टूरिस्ट के लिए दूसरे देश में जाते हैं, मालदीव जाते हैं, थाईलैंड घूमने जाते हैं, जबकि आप जाइएगा अंडमान निकोबार, इतना खूबसूरत जगह है अंडमान निकोबार। वहां पे पहाड़ियां इतनी अच्छी हैं कि आप अगर पहाड़ से समुद्र को देखते हैं ना वहां किनारे का, तो उसका तल दिखाई देता है, इतना स्वच्छ है उसका। कुछ आइलैंड जहां पर टूरिस्ट का एकदम हेवन है, स्वर्ग बना सकते हैं आप टूरिस्ट के लिए। वहां पर आप कहीं इस तरह से व्यवस्था अगर लगा देंगे तो वहां के लोगों को बहुत सारे रोजगार मिल सकता है। वहां का सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता भी है, लेकिन समस्या क्या है कि भारत के लोग यहाँ जाएंगे कैसे, इसलिए गवर्नमेंट कोई एक्शन भी नहीं लेती है। देखिए शिप का जो यहाँ से यहाँ किराया है वो 4000 रुपया है। मान लीजिए आप किसी को 2 दिन के ट्रिप पे भेजते हैं तो एक दिन में 1000 का खाएगा, 2 दिन में 2000 का, यानी टोटल खर्चा उस पर 6000 का है। गवर्नमेंट को, कंपनियों को इनिशिएटिव लेनी चाहिए कि भाई जिनको जिनको यहाँ से घूमने जाना है आप जाइए, वहां पर घूमने से वो एरिया में टूरिस्ट के बढ़ने से वो एरिया काफी अट्रैक्टिव हो जाता है और दुनिया के भी टूरिस्ट आएंगे तो भारत को काफी ज्यादा इससे रेवेन्यू मिलेगी। यहाँ जाएगा कौन, 6000 रुपये में आपको यहाँ ले जा सकता है। कंपनी को कहिए भाई तुम 10,000 में ले जाओ, 4000 तुम कमीशन रखो, लेकिन हमारे पास कोई साधन ही नहीं है, आप जाइएगा कहाँ से। इस तरह का कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी नहीं है। भारत सरकार इस ऐसे मतलब समृद्ध जगह को एकदम खोते जा रही है। हमारे यहाँ जो आइलैंड पे घूमने के लिए लोग जाते हैं, भाई मालदीव जाइए, हमारे यहाँ के हीरो हीरोइन लोग दुबई घूमने जाते हैं, मालदीव समुद्र का किनारा, इससे बेहतर है कहीं समुद्र का किनारा, लेकिन गवर्नमेंट जो है ना इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है। अगर यहाँ पे पर्यटक का हम बढ़ावा करेंगे तो ये पूरे ग्लोबल लेवल पर फेमस हो सकता है और यहाँ के लोगों का पूरी तरह से जीवन बदल सकता है, रोजगार मिल सकता है। यहाँ के लोगों का हाल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है आप जरा देखिए। ये हैं अंडमान निकोबार के लोग, इस तरह से रहते हैं ये बेचारे। ये तीर धनुष से सेंटेलियन लोग जो वहां के हैं वो लोग मछली मार के आज भी खाते हैं। मतलब एकदम रद्द कंडीशन है अंडमान निकोबार का। अभी भी बेचारे वो लोग आदिमानव की जिंदगी जी रहे हैं, जबकि यहाँ पर इतना बेहतरीन संसाधन है टूरिस्ट का, इतना बेहतरीन संसाधन है कि आप इनको डेवलप कर सकते हैं, इनकी जिंदगी को बदल सकते हैं। हम आपसे पूछते हैं इसके लिए क्या हम लोग जिम्मेदार नहीं हैं? आखिर इनके हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या हमारे देश के नहीं है? आप बताइएगा, आप कहिएगा यहाँ पे आपके साथ इनका फोटो लगाया जाए कि ये भी हिंदुस्तानी है, आप भी हिंदुस्तानी है। सोचिए हिंदुस्तान के अंदर कितना भेदभाव होता है। यहाँ पर हमको एकदम टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट नहीं करती है। अब कौन समझाएगा गवर्नमेंट को? हमको पढ़ाया जाता है ना कि भारत सोने की चिड़िया थी। अरे भाई भारत सोने की चिड़िया है अभी भी, आपको केवल उसको तराशने की जरूरत है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, इस सोने की चिड़िया पर जंग लगा के रख दिया है। आपको इस सोच से हटना पड़ेगा, नहीं तो आप अपने नीतियों के वजह से इतने पीछे चले जाएंगे कि दूसरे किसी को आपको पीछे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? देखिए ये जो डोकलाम जैसा विवाद था या जो गलवान घाटी का विवाद है, ये काफी लंबा चलने वाला नहीं है। ये साइकोलॉजिकल ही चलेगा, क्योंकि
चाइना भी दोनों ओर से घिर चुका है, हम कल के वीडियो में बताए थे। लेकिन भारत सरकार को लॉन्ग टाइम के लिए क्या करना चाहिए कि कभी भी चाइना का हिम्मत ही ना हो कि इधर आए। देखिए चाइना जो क्या करता है कि उसको सबसे बड़ा चीज चाइना के अंदर क्या है, वो कम्युनिस्ट है, यानी उसकी जनता कुछ नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट जो बोलेगी वही करेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि जनता के सुख शांति का ख्याल रखा जाए, डेवलपमेंट का ख्याल रखा जाए। इसके लिए चाइना व्यापार पर निर्भर है। अगर भारत चाइना के व्यापार को रोक देगा तो उसकी इकोनॉमी गिरेगी और उसके अंदर ही एक विद्रोह टाइप का पैदा हो जाएगा, क्योंकि कम्युनिस्ट के अंदर विद्रोह होता है केवल इकोनॉमी के लिए। 1991 में रूस जैसा साम्राज्यवादी देश, उतना बड़ा कम्युनिस्ट देश 15 देशों में टूट गया। तो भारत को चाइना का जो ट्रेड रूट है उस पर फोकस करना चाहिए। अब आप देखिए, जैसे यहां ध्यान दीजिए, ये आपका यहां पर ये श्रीलंका के पास चाइना का अड्डा है, हम्बनटोटा। पाकिस्तान में ग्वादर में ले रखा है, यहां जिबूती में ले रखा है। तो इंडिया को तो नीचे से घेर लिया है कि अगर इंडिया कभी भी उसके व्यापार रूट में दिक्कत करेगा तो यहां से वो घेर लेगा। और साथ ही देखिए ध्यान से, ये इंडिया है, यहां पर इंडिया में, यहां पाकिस्तान में उसने ग्वादर ले रखा है, यहां जिबूती रख रखा है। भारत के लिए कितना अच्छा गोल्डन चांस है कि भारत यहां पर यमन है, यमन देश में अभी अशांति चल रही है, और यहां सोकोत्रा द्वीप है। ये जो सोकोत्रा द्वीप है, देखिए यमन पर सऊदी अरब हमला कर रहा है, अब सऊदी अरब अमेरिका के फेवर में और अमेरिका भारत के फेवर में है। तो ये सोकोत्रा आइलैंड भारत को एक सैन्य अड्डा के रूप में मिल सकता है, अमेरिका के प्रयास से चाहेंगे तो मिल जाएगा। यहाँ हौती विद्रोहियों का कब्जा है, हालांकि यहाँ पे काफी लंबा विवाद चल रहा है, तो भारत को ये मिल सकता है। इससे भारत को दो फायदे होंगे, भारत अपना व्यापार सुरक्षित कर लेगा, क्योंकि ये जो देश है सोमालिया है, सोमालिया को अगर देखिएगा, यहाँ पर ये वाला देश सोमालिया, और ये है आपका इंडिया, ये जिबूती है। सोमालिया में डाकू रहते हैं, सब वो पानी वाली जहाज को किडनैप करके अब फिरौती मांगते हैं सब कि 10 करोड़ दो, 20 करोड़ दो, तब छोड़ेंगे। तो ये सोमालिया के डाकुओं से हमें रक्षा भी मिल जाएगी। साथ ही हम दूसरे देशों से भी कह सकते हैं कि भाई आप अगर हमारे साथ मित्रवत व्यवहार कीजिएगा तो आपका भी जो भी यहाँ से जहाज जाएगा हम उन्हें रक्षा देंगे सोमालिया के डाकुओं से। तो हमें एक और नए नए दोस्त भी मिलते जाएंगे, और साथ ही जो सबसे बड़ा फायदा होगा, यहाँ से डबल फायदा कि यहाँ से हम जिबूती को कंट्रोल कर लेंगे और यहीं से हम ग्वादर को भी देख सकते हैं एक ही जगह से। और भारत के इस सैन्य अड्डा में सप्लाई को भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि यहाँ गोवा बंदरगाह से एकदम सीधा एकदम कनेक्ट यहीं पे आके जुड़ सकता है। इसके अलावा भारत सरकार को दक्षिणी हिंद महासागर, माने हिंद महासागर का जो साउथ वाला एरिया है, वहां सेशेल्स एक देश है, सेशेल्स देश ने अपना एजम्पशन द्वीप भारत को दे रखा है कि आप इसे जिस तरह से यूज करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार अभी उस पर कोई भी सैन्य अड्डा बनाने के लिए रेडी नहीं है, अभी उस तरह से तैयार नहीं है। मॉरिशस जो देश है, भारत का मॉरिशस से काफी अच्छा संबंध है। मॉरिशस में अब सोचिए ना, तमिल बोली जाती, हिंदी बोली जाती, भोजपुरी बोली जाती है। वहां के प्रधानमंत्री बिहार के रहने वाले थे। इतना बेहतरीन रिश्ता है भारत और मॉरिशस से। उसने भी अपना द्वीप दे रखा है। मॉरिशस ने तो फ्रांस को भी अपना वहां पर रियूनियन आइलैंड मॉरिशस के पास है, उसमें फ्रांस अपना सैन्य अड्डा बना रखा है। यहां पर एक द्वीप है जिसका नाम है डिगो गार्सिया। डिगो गार्सिया पर अमेरिका और ब्रिटेन की सेना रहती है। तो ये डिगो गार्सिया से, अब देखिए अमेरिका और चाइना में जमता नहीं है, तो हम इस डिगो गार्सिया का भी एक लॉजिस्टिक समझौते के तहत कि हम इसको भी यूज कर सकते हैं, और बदले में हम ये कह सकते हैं कि आप हमारा यहाँ पे, अगर हमने सोकोत्रा आइलैंड ले लिया तो उसको आप यूज कर सकते हैं, यहाँ पे एजम्पशन आप यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि देखिए, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। अगर आप चाइना के व्यापार पर हमला नहीं करेंगे तब तक चाइना नहीं सुधरेगा। हमको लगता है कि हमारा उससे बॉर्डर डिस्प्यूट है, वो हम पे बॉर्डर पे चलना चाहता है, हम उसके व्यापार को रोकना चाहते हैं। यहां पर भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। इस एरिया से आपको सोकोत्रा आइलैंड दिलाने में मदद कर देगा आपको अमेरिका और सऊदी अरब। और यहां मॉरिशस एजम्पशन आइलैंड मिल ही गया, उसको डेवलप करने की जरूरत है और मॉरिशस से मिल जाएगा। और ये डिगो गार्सिया को लेकर आपको समझौता करना चाहिए। क्यों डिगो गार्सिया इतना महत्वपूर्ण है कि अमेरिका ने जब यहां पर ईरान के पास, यहां इराक है, देखिए ये वाला एरिया इराक है, तो जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था तो डिगो गार्सिया से उड़ान भरे थे सब उसके जहाज। तो ये सब भारत सरकार को लेना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ना इतना ससुरा चुनावे होता है कि जो 19 में चुनाव होगा प्रधानमंत्री का, लोकसभा का, फिर हर राज्य का 2-2 महीना पे होने लगेगा विधानसभा का चुनाव। हमारे हिसाब से लोकसभा का चुनाव यानी प्रधानमंत्री वाला और राज्यसभा का चुनाव यानी मुख्यमंत्री वाला एक साथ होना चाहिए, क्योंकि साल में एक के बार हम लोग लड़े हिंदू मुसलमान ऊंच नीच के नाम पर, बाकी 5 साल शांति से रहे और 5 साल नेताओं काम करे सब। नहीं तो सोच रहा आधा समय तो प्रचार में घुसे रहते हैं, ये सब कौन संभालेगा? हमारे यहाँ के रक्षा सचिव लोग को भी समझ में नहीं आता है करते क्या है सब। भाई साहब आप बैठल रहते हैं, 1947 से लेके आज तक आप लोग भारत के बाहर एक को अपना सैन्य अड्डा नहीं बना सके। गया जमाना वो अतिथि देवो भव, भाई अतिथि देवो भव ठीक है, लेकिन अगर आप अतिथि के रूप से राक्षस आएंगे ना तो कुचबो करेंगे हम। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। इस तरह से हाथ पे हाथ रख के नहीं कर सकते आप। चाइना जो है साउथ चाइना सी में बहुत ज्यादा दबदबा दिखाना चाहता है। उसको लगता है ना साउथ चाइना सी पूरा उसी का है। ये वाला एरिया वहां पर बहुत सारे द्वीपों को
कहता है कि मेरा है। भारत सरकार को इसमें भी हस्तक्षेप करना चाहिए। देखिए भारत का ये वाला एरिया है ना, पूर्वोत्तर राज्य 7 सिस्टर होते हैं, यहाँ तो डेवलपमेंट नाम का चीज ही नहीं है। आपको ना भारत के ज्यादातर लोग को इन राज्यों की राजधानी भी नहीं ध्यान रहती है, क्योंकि वो इसको इग्नोर करके चलते हैं। भले हमारा हिस्सा, लेकिन आप भी अपने दिल से पूछिए, भारत सरकार यहाँ पर विकास पे ध्यान नहीं देती है। विकास कैसे करेंगे? यहाँ से भारत सरकार को यहाँ से सड़क ले जानी चाहिए वियतनाम तक, क्योंकि हम आपको वियतनाम के बारे में बताए थे कि जितनी रेट में चाइना से सामान मिलता है, सेम रेट में हमें वियतनाम से मिलता है। और यहाँ सबसे बड़ा फायदा होगा कि चाइना से इतना दूर से सामान मंगाने से अच्छा है सड़क के रास्ते से हम यहाँ से सीधे मंगा लेंगे हम लोग वियतनाम से सामान। अब जो रेट में चाइना से मिलता है वही वियतनाम से मिलता है, और चाइना वियतनाम एक दूसरे से दुश्मन है। हमें चाइना का व्यापार को भी कम कर दिए, हमारे यहाँ कोई चीज महंगी भी नहीं हुई, सेम रेट में आ भी गया। और इस सड़क के रास्ते से हम लोग यहाँ पर वियतनाम के पास यहाँ पर एक टोंकिन की खाड़ी है, इस एरिया में ये जो है द्वीप देख रहे हैं, इसका नाम है हेनान द्वीप। ये हेनान द्वीप चीन की नौसेना का सबसे बड़ा अड्डा है। तो ये पूर्वोत्तर राज्य के रास्ते अगर आप वियतनाम से जुड़ेंगे तो यहाँ पर आप सीधे चीन की नौसेना के सिधाने पहुंच जाएंगे। अब तुम ससुरा घूमो ग्वादर, ये तुम्हारा हेनान द्वीप जो है ना, ये चीन की नौसेना का, यहाँ पर सीधे कनेक्टिविटी हो जाएगी। और कोई ये भी नहीं कह सकता है कि भैया हम आपकी कनेक्टिविटी आपकी सेना के पास आ रहे हैं, हम तो व्यापार करना चाह रहे हैं। तो ये एरिया भारत सरकार को लेना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो चाइना को हम घेर भी लेंगे और साथ ही साथ हम पूर्वोत्तर राज्य का विकास भी कर देंगे। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप सड़क बनाइए सेना के लिए, आप विकास के लिए कीजिए, लेकिन उस सड़क का यूज हम लोग अच्छा से कर सकते हैं एक बार अगर ये बन गया तब। साथ ही भारत सरकार को इस एरिया में डेवलपमेंट के लिए जो सिंगापुर है, सिंगापुर से सीधा सड़क आप अपने पूर्वोत्तर राज्य में ले जा सकते हैं। आप अपने गांव में देखिए, आपके खेत के पास से हाईवे निकल जाता है, आपका खेत का वैल्यू 4 गुना हो जाता है। तो यहां जहां से इंटरनेशनल सड़क निकलेगा, सोचिए वो कितना डेवलप हो जाएगा। और सिंगापुर से हमारा सीधा व्यापार हो सकता है। सिंगापुर से भारत का बहुत अच्छा संबंध है। आप ऐसे ही समझिए कि जो सिंगापुर है, ये सिंगापुर से अगर सड़क बन जाएगा तो सिंगापुर की जो एयरफोर्स है उनको जो ट्रेनिंग दिया जाता है उनके पायलटों को, वो भारत के बेंगलोर में दिया जाता है और ये कई सालों से चलते आ रहा है। तो ये इतने अच्छे संबंध है, लेकिन हमको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। वो लोग थोड़ी ना आगे कहेंगे, आपको जरूरत है आप जाके कहिए। इन सड़कों को बना देने के बाद चाइना का ससुरा तुम घेरते रहो भारत को हिंद महासागर में, हम लोग कभी भी पहुंच सकते हैं। अब आप बताइए, ऑस्ट्रेलिया का यहाँ कोकोस द्वीप नीचे है, कोकोस द्वीप यहाँ पर है, ये अंडमान द्वीप हम लोग का है। अब चाइना को आने का 2 ही रास्ता, या तो वो आएगा मलक्का से तो अंडमान में थुराएगा, या तो आएगा सुंडा से तो कोकोस के पास थुराएगा, और नहीं आएगा तो हम यहाँ से चढ़ के थूर देंगे। तो उसके ऊपर दबाव रहेगा तब ना वो गलती नहीं करेगा। आप अपने गांव के मुखिया जी से लड़ने जाते हैं? नहीं, जानते हैं कि ससुरा बहुत पावरफुल वाला है, कचर देगा हमको, लेकिन आप छोट मोट आदमी से लड़ लेते हैं। तो चाइना हम लोग को छोटा मोटा समझता है, और समझे भी क्यों नहीं। हमारे यहाँ के ऐसे ही हालातें हो गए हैं सब, हम लोग के यहाँ सब सोए रहता है, अधिकारियों के बदौलत देश है, उन लोग को कोई मतलब उतना नहीं है। तो उनको घेरना चाहिए, इससे चाइना के ऊपर दबाव बनेगा कि ससुरा अगर हम बॉर्डर डिस्प्यूट करेंगे और 2 महीना तक हमारा व्यापार रोक दिया तो कितना घाटा लगेगा। सोचिए 2 महीना लॉकडाउन था तो कितना घाटा लगा इंडिया के इकोनॉमी को। आप कहेंगे कि पटना वाला ही खान सब जो है ना, सनक गलथुन सब अपने मन से दे देगा। कैसे देगा? देखिए चाइना ने खुद गलती किया। पहला कि जो वियतनाम है, वियतनाम जो था, अमेरिका और वियतनाम के युद्ध में वियतनाम पर अमेरिका ने 27 करोड़ बम गिराया था। इतने बम झेलने के बाद ना वियतनाम ने अमेरिका को हरा दिया। तो सोचिए कितना ढीठ है, हमको इससे भी कुछ सीखना चाहिए। साथ ही अमेरिका से चाइना ने एक नया दुश्मनी ले लिया, वो किरिबाती को लेकर। किरिबाती में अगर चाइना नहीं गया रहता तो अमेरिका भारत का उतना खुल के साथ नहीं देता। ये देखिए, ये है चाइना, ये रहा चाइना, ये इंडिया है, और यहाँ पर अमेरिका, ये ऊपर वाला कनाडा है। ये क्या किया, किरिबाती में चला गया अपना दूतावास खोलने, और यहाँ पर वो अपना सैन्य अड्डा बनाने जाएगा। अब यहाँ सैन्य अड्डा बनाने से ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा बवाल। अब ऑस्ट्रेलिया भड़क गया, अब ऑस्ट्रेलिया आएगा भारत से के साथ समझौता पे लिए कि भाई हम ये यहाँ पे ये आ रहा है तो हम दोनों को एक साथ रहना चाहिए, और ये अमेरिका के सिधाने पहुंच गया। आप कहेंगे कि अमेरिका उधर है, ये कैसे आ गया? तो देखिए दुनिया गोल है, अगर आप इसको इधर कीजिएगा तो चाइना उधर जाएगा और अमेरिका उधर जाके एक हो जाएंगे सब। तो देखिए इस मैप में देखिए, यहाँ पर आपको इंडिया दिखेगा, ये है आपका हमारा इंडिया, तो ये इंडिया हो गया, यहाँ चाइना हो गया, ये रसिया हो गया, ये है आपका प्रशांत महासागर। इस प्रशांत महासागर में यहाँ पर है आपका किरिबाती, और ये हो गया आपका कनाडा, ये हो गया यूएसए। देखिए अमेरिका ने जो जापान पर बम गिराया था ना, तो इधर से आके गिराया था यहाँ पर। आप सोचेंगे कि ऐसे आके बम गिराया था, ऐसा नहीं था, वो काफी करीब है सब ये दोनों, इसलिए बम
बॉम्बार्डमेंट हुआ था। तो चाइना ने क्या किया है, अभी हाल ही में ये किरीबाती में जाके समझौता कर लिया। अब ये किरीबाती को लेकर यूएसए में काफी ज्यादा नाराजगी है कि ये यूएसए को लेकर तैयार हो रहा है, इसलिए यूएसए भारत के रास्ते से उस चाइना को रोकेगा। और साथ ही में माइक पोम्पियो ने भी कह दिया है कि वो यूरोप से अपनी सेना को उठाकर अब वह एशिया में ज्यादा डिप्लॉय करेंगे चाइना के विरुद्ध। आई होप आप समझ गए होंगे कि अभी स्थिति कैसी चल रही है। भारत सरकार को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए और भारत के नीति निर्देशक को भी ये सब बातें अपनी ध्यान में रखनी चाहिए। थैंक्स हम कहेंगे शेफाली वैद्या जी का, अनुपम खेर जी का, जो इस तरह के वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से भी आगे बढ़ाते हैं ताकि गवर्नमेंट इस पर विचार करे और इस पर कठोरता से निर्णय ले। पटना के बहुत से स्टूडेंट्स का कॉल आ रहा है कि सर आप ऐप क्यों नहीं बनाए। बहुत जल्दी अब ऐप भी आ जाने वाला है और उस पर आपकी पढ़ाई ही अब बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। इस पर काम चालू हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।